क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, Q इजिकल टू एनी, और आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डेट इज Q इजिकल टू प्लस माइनस एनी। ये था मेरा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो बच्चे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में नहीं जानते हैं वो मेरा सेकेंड लेक्चर को जरूर देख ले। सेकेंड लेक्चर में मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बहुत डिटेल्स में बताया है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इजिकल टू एनी, जहां n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और E का मतलब बेसिक क्वांटिटी ऑफ चार्ज था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी में 1.11 आप बुक देखना, एनसीईआरटी में 1.11 क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। A polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge of magnitude 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, हो सकता है बुक में ये 3 इंटू 10⁻⁻7 हो। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 1 में फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और ब्रैकेट में लिखते हैं फ्रॉम विच टू विच। जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो कहां से कहां होगा, किससे किससे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा। दूसरा, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। देखो एनसीईआरटी में यही तो क्वेश्चन है, क्या मास का ट्रांसफर वूल से पॉलीथीन में होगा। मैं बता दूं मास का ट्रांसफर होगा, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा हम इसमें ऐड करते हैं। इफ यस फाइंड टोटल मास ट्रांसफर्ड। अगर है तो भाई टोटल मास कितना ट्रांसफर होगा बताओ। मैं बता दूं आपको कि बच्चों जब आप एनसीईआरटी प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल के साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद एक्स्ट्रा प्रॉब्लम उस टॉपिक से रिलेटेड होगा। आप मेरे साथ बने रहें, फिर देखें फिजिक्स पढ़ने में कितना मजा आता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, बस क्लास में पढ़ाने की बात करता हूं और आप पढ़ने की बात करेंगे। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। अब यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट मिला कि क्या मास का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, तो बताते हैं। पहले सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेते, बड़ा इजी होगा। देखो कैसे, यहां चार्ज का वैल्यू कितना हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये चार्ज का वैल्यू हुआ। अभी हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना, Q इजिकल टू एनी, N इजिकल टू Q बाई E, सिंपल। ठीक है, चार्ज का वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, कैंसिल कर दो 2 टाइम्स में इससे, इसको -7 है, ये 19 प्लस जाएगा 12, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन मिल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है कि क्या मास का ट्रांसफर होगा। देखो हमने पढ़ा था कि ये 11 में कि मास नहीं बदलता, वेट बदलता। वो ग्रेविटी के केस में बिल्कुल सही बात है, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा, मान लो किसी का इलेक्ट्रॉन किसी पर गया, तो जब इलेक्ट्रॉन गया तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का मास भी उसके साथ गया। तो जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, डेफिनेटली
इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास भी जाएगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, देखो हम साइड में बता देंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है अगर हम बात कर ले, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। पता ये बात? तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसका मास स्लाइटली, मतलब बहुत कम डिक्रीज करना चाहिए, बिल्कुल डिक्रीज करेगा। जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसका मास स्लाइटली डिक्रीज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उसका मास स्लाइटली इंक्रीज करेगा। स्लाइटली बहुत कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, बट ऐसा होगा माइक्रो लेवल पर। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए ये पॉइंट लिख देते हैं कि व्हेन अ बॉडी losses electron, when a body losses electron, its mass decreases slightly, and when a body gain electron, its mass इंक्रीजेस स्लाइटली। देखो जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उसका मास स्लाइटली डिक्रीज करेगा, और जब गेन करेगा तो स्लाइटली उसका मास इंक्रीज करेगा। तो उस अकॉर्डिंग से सबसे पहले इसका आंसर बता दें, बी नंबर में यस। क्वेश्चन क्या था, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या मास का ट्रांसफर होगा वूल से पॉलीथीन में? यस होगा, सबसे पहले होगा। अगर होगा तो कितना मास का ट्रांसफर होगा? देखो टोटल मास ट्रांसफर कितना होगा भाई, टोटल मास का कितना ट्रांसफर होगा? देखिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 2 इंटू 10 का पावर 12, और एक इलेक्ट्रॉन का मास भी मालूम है कितना, 9.1 इंटू 10 का पावर -31। बस मल्टीप्लाई कर लो, 18.2 इंटू 10 का पावर हो गया 31 में 12 कर लो -19 kg। अगर एक डिजिट ले जाओगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल मास ट्रांसफर कितना हुआ। तो अभी एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम किए, और यहाँ से एनसीईआरटी के प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट भी मिला कि बॉडी में जब भी रबिंग का प्रोसेस होगा तो मास का ट्रांसफर होगा। इसे नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी एक प्रॉब्लम देखते हैं, एनसीईआरटी करनी है। विच इज बिगर। अच्छा पहले एक और प्रॉब्लम बना दे हम आपको, अभी मास से रिलेटेड था ना, उससे एक बना देते हैं। बोल देते हैं डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी हैविंग, कोई भी एक वैल्यू ले लेते, मान लो ले लेते 81.9 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो 81.9 kg इलेक्ट्रॉन हो और उसका टोटल चार्ज हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब बोलोगे कि सर आप तो अभी एक ही फॉर्मूला बताएं, Q = N, लास्ट लेक्चर में बताए थे, आप देख लेना। बट यहां पर Q = N में N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता है। क्वेश्चन ये है कि टोटल चार्ज कितना होगा एक बॉडी पर जिसमें 81.9 kg है इलेक्ट्रॉन का 81.9 kg है, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझो, मान लो ये मेरा एक सेलफोन है, सपोज करो एग्जांपल ले, और अभी इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन पता नहीं, जितना भी इलेक्ट्रॉन है सपोज करो उसका मास है 75 kg। ध्यान दीजिएगा, कितना मास है 75 kg, समझ रहे हैं ना। और अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास 25 kg हो, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो 25 kg हो, तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ। सुने नहीं अच्छा से, हम बोले इस बॉडी में टोटल 75 kg इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास 25 kg है तो बोलेंगे ना सर 3 इलेक्ट्रॉन है। बोले कैसे 3 इलेक्ट्रॉन आया? सर टोटल मास था 75 और एक इलेक्ट्रॉन का मास था 25, डिवाइड कर दिए 3 मिला,
बिल्कुल वही बात है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का मास 25 नहीं होता है, ये पता हमको है। देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो गया टोटल मास बाई मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल मास में एक इलेक्ट्रॉन के मास को डिवाइड कर दें तो टोटल मास हमारे क्वेश्चन में 81.9 है, और यहाँ 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। अभी इससे डिवाइड करो, 9 टाइम्स में चला गया, 9 इंटू 10 का पावर +31, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला, यानी कि ये n मिला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब टोटल चार्ज फाइंड करना, तो Q इज इक्वल टू एन, 9 इंटू 10 का पावर 31। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर -19, मल्टीप्लाई कर दो, इतना कुला मिल गया आंसर। ठीक है, समझ गए बात, क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आप इसको नोट करो, एक और देखते हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं, विच इज बिगर, कौन बड़ा है, एक कूलम और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक कूलम बड़ा है या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा है, इसे हम बोलते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो, तो क्वेश्चन यहां ये पूछा जा रहा हमसे कि भाई कौन बड़ा है, एक कूलम बड़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा है। ठीक है, 1 कूलम बिगर है या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बिगर है, और एक कूलम में कितना, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा क्वेश्चन, बनाया जाए, देखिए बनाते हैं। तो कौन कौन बिगर है, विच इज बिगर, एक कूलम या चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कौन बड़ा है, कूलम या इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कूलम या इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कूलम या इलेक्ट्रॉन का चार्ज। देखिए लिखते हैं 1 कूलम, या इधर बोलते हैं और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, लिखते दोनों का वैल्यू। इधर 1 कूलम और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो भाई इन दोनों में कौन बड़ा है, बोलोगे सर 1 कूलम बिगर है। डेफिनेटली 1 कूलम बिगर है, क्यों, क्योंकि ये देखो 10 का पावर -19 है, समझ में आ रहा है, 19। अभी 1.6 के पहले 0 0 0 कितना जीरो लगाओगे तो 16 मिलेगा, मतलब काफी छोटा चार्ज है। तो क्लियर हो गया, 1 कूलम इज बिगर, एक कूलम चार्ज बिगर है। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब है कि एक कूलम चार्ज बड़ा है, तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए ये हो गया है, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। इसको जरा उल्टा करके लिखते हैं, कैसे उल्टा करके लिखते हैं, देखो ऐसे, अगर ऐसा लिखते हम कि 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 कूलम में बोलोगे सर 1.6 इंटू 10 का पावर -19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां से पॉइंट हटेगा, ऊपर में जाएगा 10/16 इंटू 10 का पावर हो गया +19। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आ गया 0.625 इंटू 10 का पावर 19। अगर मान लो 6.25 जाएंगे तो 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो भाई एक कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा। तो प्रॉब्लम क्या था, कौन बड़ा है, एक कूलम या चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले आपको बताया कि आप जब मेरे से क्लास करें यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन, तो फिर आप कॉपी पेन लेके बैठे, मेरा कंप्लीट नोट्स और न्यूमेरिकल सफिशिएंट होगा।
बोर्ड लेवल के साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी, ठीक है। और बहुत बच्चे एनसीईआरटी को सोचते हैं या बहुत लोग ऐसे एनसीईआरटी को नहीं बनाते हैं। आपको बता दें, मैं एनसीईआरटी को जब बनाओगे तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है जो सॉल्यूशन किया हुआ है, एक्सरसाइज में नहीं है, ठीक है। आप बुक देख लेना, ठीक है। वो है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। सॉल्व करते हैं उसको, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, लिख लिए, देखिए। प्रॉब्लम ये है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is there in a cup of water which contain, पानी देना पड़ेगा, कितना है 250 ग्राम ऑफ वाटर, जिसमें पानी कितना है 250 ग्राम है। जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है उसमें 250 ग्राम सॉल्यूशन में मेंशन है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 100 ग्राम ले सकते हो, ठीक है ना। एक बार कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है 100 ग्राम लेके, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर विच कंटेन 250 ग्राम ऑफ वाटर। कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा एक कप पानी में जिसमें 250 ग्राम पानी होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन मास हमारा, आराम से समझने का ट्राई करना इसको, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। सबसे पहले गिवन मास कितना है, तो गिवन मास मेरा है 250 ग्राम जो दिया हुआ है, ये कोई भी वैल्यू हमको दिया जा सकता है। अब वाटर का मोलर मास हम निकालते हैं, मोलर मास ऑफ H2O, तो आप निकालेंगे 1 × 2 + 16, 18 ग्राम। तो मोलर मास H2O का 18 ग्राम होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ये बात। और टोटल मास हमारा दिया हुआ 250 ग्राम। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि 250 ग्राम वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। जो 250 ग्राम वाटर है उसमें कितना H2O का मॉलिक्यूल्स है, देखिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, अगर उसको n मान ले, हालांकि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n नहीं है जो Q = n ही निकाले। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो, गिवन मास बाय मोलर मास। और एक ये वर्ड जो लिख रहे हैं वो आप जरूर जानते होंगे कि कोई बोल दे कि 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल एटम होता है, तो आप बोलेंगे एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में हमारा या तो इसको निकाल के 1 मोल से फिर मल्टीप्लाई करो अलग से एवोगाड्रोज नंबर, या भी साथ में मल्टीप्लाई कर दो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना निकल के गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोज नंबर। अब गिवन मास कितना है, तो गिवन मास है 250 ग्राम, मोलर मास कितना है 18 ग्राम, और 1 मोल में कितना एटम होता है, 1 मोल कंटेन एटम। कोई पूछते 1 मोल में कितना, तो 1 मोल में एवोगाड्रोज नंबर 6.022 × 10⁻23। तो एवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू हो गया 6.022 × 10⁻23। फिर से समझना, सबसे पहले हम गिवन मास मेरा था, फिर मोलर मास निकालिए H2O का 18 ग्राम। अब मॉलिक्यूल निकाले, अगर मॉलिक्यूल नहीं निकालते तो पहले मोल निकाल लेते, और मोल निकालते तो गिवन मास मोलर मास डिवाइड करते तो मोल मिल जाता, फिर उसको एवोगाड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एक स्टेप को यहाँ हमने कम किया, यानी गिवन मास बाय मोलर मास और एवोगाड्रोज नंबर को मल्टीप्लाई किया। क्योंकि 1 मोल में कितना एटम, 1 मोल में कितना एटम
एवोगाड्रोज नंबर 6.022 10 का पावर 23, तो मल्टीप्लाई किए। अब इसको सॉल्व करने के बाद शायद इसका वैल्यू आ रहा 8.36 इंटू 10 टू पावर 24, 8.36 इंटू 10 का पावर 24, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिला। याद रहे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिला, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, हमको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। क्यों? हाउ मेनी पॉजिटिव, पॉजिटिव माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी निगेटिव माने नंबर, पॉजिटिव माने नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी निगेटिव माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन होगा, तुमको ये चाहिए। तो अभी मॉलिक्यूल, अब बताओ कि वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सोचो जरा कितना होगा, कितना होना चाहिए। वाटर का H2O में, H2O का 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए लिखते इसमें हम लोग कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो वो होगा 1 इंटू 2 प्लस 8 यानी 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होगा मॉलिक्यूल में। और एक मॉलिक्यूल कितना निकल गया, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना निकला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकला 8.36 इंटू 10 का पावर 24, और एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आया 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा। क्या करना होगा, क्या करना होगा बोलिए, मल्टीप्लाई करना होगा। और क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए ध्यान देंगे, देखो तो अभी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना हो जाएगा वो, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, तो उसको एन डैश मान लेते हैं, यानी फाइनल अब एन डैश मिलने वाला, एन डैश क्यू इज इक्वल टू एन डैश ई होगा। तो क्या हुआ, मेरा मॉलिक्यूल कितना था भाई, 8.36 इंटू 10 का पावर 24 इंटू 10 कर लेंगे, तो पता चला 8.36 इंटू 10 का पावर 25 इलेक्ट्रॉन मिला और इतना ही प्रोटॉन मिला। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना मिला, नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना मिला। अब आप बहुत इजीली यहाँ क्वांटाइजेशन Q बराबर एन डैश ई कर सकते हैं, 8.36 इंटू 10 का पावर 25 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर 19, करिए मल्टीप्लाई, देखिए कितना आता। वो आ जाएगा 1.33 इंटू 10 का पावर 7 अप्रॉक्स में देख लेना, 1.33 इंटू 10 का पावर 7 कूलम, ये अप्रॉक्स में आएगा, कुछ कैलकुलेशन हो सकता है 1.32 ऐसा कुछ है, देखते। तो बच्चों ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए, ये प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से एक बार समझा दूँ। देखिए एक बार अगेन आप समझ लो, इसको दोबारा समझ लो। क्वेश्चन है कि कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना निगेटिव चार्ज होगा 250 ग्राम वाटर में, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, ठीक है, ये बात पक्का मालूम है। अब वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का वैल्यू दिया हुआ 250 ग्राम लिख दिए। मोलर मास निकालते हैं, उसका जो एटॉमिक मास है वहाँ से, तो हाइड्रोजन का 1 इंटू H2 है 1 और ऑक्सीजन का 16, तो 18 ग्राम। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल होगा, एक मॉलिक्यूल में उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो कितना मॉलिक्यूल होगा वो निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोज नंबर। गिवन मास 250 ग्राम, मोलर मास 18 ग्राम, एवोगाड्रोज नंबर इतना दिया था, मल्टीप्लाई करके इतना मॉलिक्यूल मिला, चाहे तो इसको एन डैश या एन लिख दिए। बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब H2O में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा, और वो होगा 10, क्योंकि आपको एक बात तो मालूम होगा ना,
आप केमिस्ट्री में इतना पढ़े होंगे कि जितना जेड होता उतना पी होता उतना ई होता। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होता उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता। वही तो चार्ज है, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है उतना एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। तो H2O, तो हाइड्रोजन का 1 × 2 और ऑक्सीजन का 8, तो क्या हो गया 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन हुआ H2O में, तो 10 प्रोटॉन भी हो गया H2O में, मतलब H2O कंटेंट 10 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज 10 प्रोटॉन, ठीक है। तो मॉलिक्यूल इतना था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन भी लिख सकते थे यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों लिख सकते थे 250 ग्राम। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इतना मिला। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल गया तो चार्ज Q इक्वल टू एनी, एनी माने n डैश ई, n डैश ई n डैश का वैल्यू और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मल्टीप्लाई किया तो इतना कूलम चार्ज हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बाबू एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था। बच्चों मैंने 2-3 प्रॉब्लम यह दिए हैं, आप इसको सॉल्व करना इस बेसिस पर, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने पढ़ा, और इस पर कुछ खास प्रॉब्लम और नहीं है। ये छोटा सा टॉपिक था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और अगली क्लास में हम लोग अब बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज नेचर में कंजर्व होता है। फिर बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड देन कूलम्स लॉ, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम क्या क्या है? प्रॉब्लम है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, आंसर तो मैंने लिखा नहीं, आंसर लिख देते, आपको पता कैसे चलेगा कि हमने बनाया वो सही है गलत? 1 मिनट। तो फर्स्ट का आंसर है इसमें 5.35 इंटू 10⁶ कूलम। इसका आंसर है 5.35 इंटू 10⁶ कूलम, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आंसर मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड का आंसर देते हैं, ऐसा क्वेश्चन बताए थे आपको एक, जो 81.9 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वो थर्ड का आंसर है इसमें 1.33 इंटू 10⁻13 कूलम, 1.33 इंटू 10⁻13 कूलम। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद आप जरूर बताएं, आप कमेंट करें यूट्यूब पर, बताएं, और आपको और क्या प्रॉब्लम हो रहा बताएं, और उस अकॉर्डिंग हम आपको और पढ़ाएंगे। बच्चों एक बात ध्यान देना, मैं ऑफलाइन क्लासेस 18 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, 18 सालों से ऑफलाइन क्लासेस हमारा चल रहा है। 2 सेंटर है हमारा ऑफलाइन क्लासेस का, काफ़ी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा हम लोग देते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं ऑफलाइन में बच्चों को। तो ऑनलाइन में भी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, और ऑनलाइन में भी आपसे कनेक्ट रहना है। तो पूरे भारत के बच्चों, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो, CBSE हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी का बोर्ड हो, MP के बोर्ड हो, और आप जिस स्टेट से हो, आप NCERT का पोर्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT बुक सबके लिए है, NCERT का बुक सभी बोर्ड के लिए है। अगर आप NCERT का सिलेबस टोटल पढ़ते हो, कंप्लीट NCERT का सिलेबस करते हो, तो कंप्लीट NCERT का सिलेबस करते हो, उसका सारा प्रॉब्लम करते हो, तो हर एक बोर्ड के लिए। फिर भी अगर आप किसी और बोर्ड के हैं, जैसे MP, UP या बिहार बोर्ड, स्पेशली बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जैक बोर्ड, तो आपका जो अपना राय है